अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 99 स्टार्ट करते हैं जी, FAR 1 का। अच्छा बच्चों, इन बच्चों से थोड़ी सी तो बात मैंने शुरू की थी, लेकिन फिर मैंने कहा कैमरा के अंदर ही कर लेते हैं बात। देखिए, वैसे तो तकरीबन सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया है। रेशियोज़ का टॉपिक भी हमारा आज पास पेपर्स 1-2 डिस्कस करके हम कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडेंसीज जो हैं वो रह रही होती हैं। ठीक है, जैसे आज हम कुछ एक करेंगे भी सही IAS 16 की चीज़ें। इसी तरह से हर टॉपिक के अंदर कोई MCQ है, कोई कॉन्सेप्ट है या कोई नया सवाल बन सकता है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा टाइम मांग रही हैं, और क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से मैं वो टाइम दे नहीं पा रहा ड्यू। तो इसलिए मैंने इस क्लास को आज यहाँ पर थोड़े दिन के लिए पॉज करने का सोचा है कि मेन तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर होपफुली मैं फिर रिवीजन के लिए इन बच्चों को बुलाऊंगा, आप लोगों को रिवीजन के लिए बुलाऊंगा। ठीक है, अब वो 2 दिन लगें या 3 दिन लगें, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज चलेंगे, और टॉपिक वाइज हम जो चीज़ें छोटी मोटी रहती हैं, जो कमी बेशियाँ हैं, उनको हम इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। ठीक है, इन द मीन वाइल आपने ये करना है, जो इस लेक्चर पे पहुंच चुके हैं ऑनलाइन वाले तो ख़ास तौर पे, जो पीछे हैं वो तो जब तक पहुंचेंगे हो सकता है तब तक अगले लेक्चर भी अपलोड हो जाएं। तो जो बच्चे ऑनलाइन वाले यहाँ पे ये लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, और आज तकरीबन यकम 2-3 इनके भी यहाँ चल रही है, तो उन बच्चों के लिए यही है कि रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आप लोग अपनी, और ये 4-5 दिन आपने रिवीजन करनी है अपनी, जैसे तैयारी शुरू कर देनी है आपने। रिवीजन प्लान एक मैं शेयर किया करता हूँ बच्चों के साथ, उसको बनाने पे भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था बच्चों से जिस वक्त मैंने फिर कैमरा ऑन किया कि ये बातें आपके साथ भी दोबारा करनी पड़ेंगी कि रिवीजन प्लान के अंदर 95% क्वेश्चंस वही होते हैं जो हमने क्लास वर्क में और होमवर्क में किए होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेटा सबसे अहम काम उस्ताद क्लास वर्क में कराता है, और फिर कॉन्सेप्ट्स की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए होमवर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो रिवीजन प्लान आए चाहे ना आए 1-2 दिन के अंदर, आपने रिवीजन को किस तरतीब से स्टार्ट करना है, आपने लेक्चर के लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अपनी रिवीजन को स्टार्ट करना है। लेक्चर 1 में मैंने जो करवाया था, आपने वो लेक्चर 1 के अंदर क्लास वर्क करना है, होमवर्क वाले सवालों को करना है, फिर लेक्चर 2 पे मूव करना है। सबसे बेस्ट तैयारी का तरीका, रिवीजन का तरीका, लेक्चर्स की लॉजिकल सीक्वेंस को लेके चलना है। बस थोड़ा सा आपने एफर्ट को बढ़ाना कैसे है कि आपने अगर 13 से 14 घंटे पढ़ना है इंशाल्लाह प्रेप में, अगर तो आपके 3 पर्चे हैं, तो आपने कम से कम अकाउंटिंग को कोई 5-6 घंटे दिए होंगे, कोई टैक्स को 4-5 घंटे दिए होंगे, कोई लॉ को 4-5 घंटे दिए होंगे। तो इस तरह से ये जो 4-5 घंटे हैं, इन 4-5 घंटों के अंदर आपने एक टारगेट बनाना है कि अगर आपने एक दिन के अंदर, वैसे आपका एक लेक्चर जो होता था वो एक दिन में आपने किया, उसको होमवर्क किया, अब उसको क्विकली रिवाइज़ करना है ना, तो सबसे पहले क्लास वर्क का सवाल करना है, साथ ही होमवर्क का करना है, और इस तरह से चलते जाना है। 4-5-6 लेक्चर्स आपने एक दिन में रिवाइज़ कर लेने हैं, और फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज चलते हैं जी, पहले हम सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, मैं किसी स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से ठीक होती है। तो बस कहने का मकसद ये है कि स्पीड से आपने रिवीजन जब करनी है तो करनी उसी लॉजिकल सीक्वेंस में जो लेक्चर्स की। ठीक है, तो रिवीजन प्लान जो है वो मेरा दिल यही है कि नेक्स्ट वीक के एंड पे, क्योंकि मैं साथ साथ जब पढ़ता जाऊंगा, चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ आपकी रिवीजन क्लासेस के लिए, जो 2-3 क्लासेस पेंडिंग हैं उसके लिए जब तैयारी कर रहा हूँ, तो रिवीजन प्लान साथ साथ बने तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें कुछ एक सवाल हो सकता है मैं समझूँ कि ये भी कर लेने चाहिए, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो वो मैं उसके अंदर ऐड भी कर दूँगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में रिवीजन प्लान को हम 1 वीक बाद पर ही रख लेते हैं, ये अभी भी मेरे जहन में आई है। ठीक है, और आप मीनवाइल रिवीजन को स्टार्ट कर दें बिल्कुल लेक्चर्स की सीक्वेंस के अंदर। वैसे बेस्ट अप्रोच तो ये होती है कि आप रिवर्स ऑर्डर में चलें। जैसे अभी रेशो से पहले EPS किया था, तो EPS के आपकी क्लास में ज़रा 6-7 एक लेक्चर्स हो गए थे। ठीक है, उसमें आप समझ लें कि वो 5 लेक्चर्स ही थे, 5 से 6 लेक्चर्स थे। ठीक है, वो कुछ छोटी क्लासेस तबीयत की वजह से मेरी थी, तो इसलिए आप रिवर्स ऑर्डर में चलें। आप EPS को एक सीटिंग में बैठ के करें, एक दिन में EPS रिवाइज़, उसके बाद फिर आप उससे पीछे जाएं, आप इनकम एक्सपेंडिचर रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर कैश फ्लो कर रहे हैं, फिर IAS 8 कर रहे हैं। तो रिवीजन को आपने लेक्चर के लॉजिकल सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, बेहतर यही है कि आप लोग रिवर्स ऑर्डर में चलें। मैं IAS 16 से
चीज़ें देखता हुआ आऊँगा, और मैं जब आपको रिवीजन क्लासेस के लिए बुलाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं तो स्टार्ट से ही चल रहा हूँ, वो कोई मसला नहीं है। आप जहाँ तक पहुँचे होंगे ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, वो तैयारी हो चुकी होगी। तो आप लोग अपनी इस रिवीजन को स्टार्ट कर दें, और 1 वीक के बाद हम इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस मज़ीद करेंगे, जिसके अंदर जो छोटे मोटे गैप्स रह गए हैं, जिसको रिवीजन क्लास का नाम दिया जाता है, हालांकि वो रिवीजन क्लास नहीं है, वो नॉर्मल आखिरी नॉर्मल क्लासेस होंगी, जिनके अंदर हर टॉपिक की कमी बेशी को हमने डिस्कस करते आना है। IAS 16 के अंदर ये 2-4 चीज़ें रह गई थी यार, ये MCQ रह गया था, ये कॉन्सेप्ट रह गया था, ये 2-4 जुमले ये पढ़ने वाले रहते थे। IAS 36 में आए हैं जी, फलां क्वेश्चन बैंक का सवाल डिस्कस होने रहता था, कोई टेस्ट डिस्कस होने से रहता था, रिसेंट टाइम का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होने से रह गया, फलां टेस्ट का सवाल डिस्कस नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं उन क्लासेस के अंदर कवर करूँगा, लेकिन वो नॉर्मल क्लासेस का पार्ट है। ये मत समझिएगा कि सिलेबस ख़त्म हो गया और वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल पार्ट होगा। मैं कोई किया हुआ सवाल दोबारा नहीं करवाऊँगा, मैं रिवीजन क्लास के अंदर कभी भी कोई किया हुआ सवाल दोबारा नहीं करवाता। आप उसकी अहमियत को इसी से अंदाज़ा लगा लें, जो चीज़ नहीं होगी, जो रह गई होगी, जो कमी वाली होगी, सिर्फ वही चीज़ आएगी। बस फ़र्क ये है कि ये रिवीजन इसलिए कह दिया जाता है कि ये सारे सिलेबस में से हमने चल के आना होता है, क्योंकि मेन सिलेबस जैसे ख़त्म होना होता है वो हो चुका होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज ये हमारी फ़िलहाल कोई 3rd लास्ट 4th लास्ट क्लास होगी, जिसको हम पॉज कर देंगे। 2 से 3 क्लासेस इंशाल्लाह हमारी होंगी, जिसको रिवीजन क्लास मैं नहीं कहूँगा, मैं लेक्चर नंबर दूंगा उनको नॉर्मल, और वो नॉर्मल क्लासेस ही होंगी। उनके ऊपर मैं हैंड आउट पे भी लिखूंगा नॉर्मल क्लास, रिवीजन क्लास नहीं होगी, वो नॉर्मल क्लास होगी। ठीक है, आपने उनको उसी तरह से ही लेना है जैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं। 1 वीक का गैप सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और हम इसको ज़रा बेहतर तरीके से कंक्लूड कर सकें। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह एक आज की क्लास के बाद 1 वीक का गैप डालकर फिर बाकी क्लासेस के अंदर हम मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा चलें जी, अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज तो पढ़े ना, आपको मैंने होमवर्क के अंदर जी, प्रोजेक्टर ऑफ है, स्विच भी ऑफ है, अच्छा जी कर लेते सर, मैं कर लेता, हो गया ऑन। अच्छा जी, पास पेपर रेशियोज का टॉपिक कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, रेशियोज के टॉपिक की शॉर्ट इंटरप्रिटेशंस भी मैं आप लोगों को आज दे दूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, बल्कि हैंडआउट्स भी मैंने कंप्लीट एक बार देखने ही है, करूँगा मैं अभी क्लासेस के एंड पे रिवीजन क्लास के अलावा तक 2 दिन के अंदर PDF बना के सारे लेक्चर नोट्स की मैं फ़ोटोकॉपी भी रखवा दूंगा, और PDF की फ़ाइल आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा, और ऑनलाइन वाले बच्चों के ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। वैसे ऑनलाइन वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है उस फाइल की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी PDF के अंदर पोर्टल पे सारे अवेलेबल हैं लेक्चर नोट्स। स्टिल मैं ये काम कर दूंगा कि मैं उसको अवेलेबल कर दूंगा। प्लस एक और काम भी मैं कर दूंगा कि आपके टेस्ट्स और जो सोल्यूशन सेशन के दौरान हुए थे उनकी भी एक PDF बना के वो भी मैं आप फिज़िकल वालों को प्रोवाइड कर दूंगा, फ़ोटोकॉपियर के पास भी रखवा दूंगा, कोई लेना चाहे तो PDF भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी हमने करने हैं इंशाल्लाह। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उस वाला टेस्ट जो है वो साथ ही हम फटाफट सवाल करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसी रूटीन रखनी है जैसे क्लासेस ही चल रही हैं। वो 4-4.5 महीने का सेशन था, उसको आपने बस देखना है, कोशिश करना है वो 10-12 दिन में कैसे कवर करना है। तो जाहिर सी बात है एफर्ट करनी पड़ेगी। जो चीज़ आपने 4 महीने के अंदर पढ़ी रोज़ थोड़ी थोड़ी करके, वो चीज़ आपने मिसाल के तौर पे 10 दिन में रिवाइज़ करनी है, तो खुद सोच लें आपको कितनी एफर्ट पुटअप करनी पड़ेगी, आपको रोज़ कितना पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। और रिवीजन प्लान में मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस 95% वही होते हैं। इसलिए आप रिवीजन शुरू करें लेक्चर्स के लॉजिकल सीक्वेंस में। उसके बाद जब रिवीजन प्लान आपको मिल जाए तो वहाँ से टिक कर लें बस। ठीक है, कि ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो वो करके टॉपिक साइड पे कम से कम 2 रिवीजन्स तो करेंगे ना इंशाल्लाह आप लोग प्रेप लीग में। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लें कि ये नहीं चला, आप खुद सोच लें कि आपको एफर्ट कितनी करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा, देखें मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि बहुत सारे एवरेज बच्चे मेरी तरह के आखिरी महीने में खूब मेहनत करते हैं और वो पास हो जाते हैं, और बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे सारे सेशन के अंदर सारे टेस्ट में अच्छे नंबर लेने वाले शार्प बच्चे, समझ भी आ रही, कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आखिरी महीने के अंदर एफर्ट कम करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने जैसे भी थे सेशन के दौरान क्लासेस पढ़ते रहे, पूरे लेक्चर्स लिए आपने, टेस्ट में खपते रहे, लड़ते रहे, हिम्मत करते रहे। ये सारे बच्चे ऐसे हैं
कि जो आखिरी महीने में एफर्ट करके पास हो सकते हैं। वो महीने से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम है, अब तो मेरे ख्याल में 7 को पर्चे शुरू हो रहे हैं, तो 2-4 दिन और हाँ, लेकिन स्टार्ट तो हो जाने हैं ना पहले, ठीक है। तो बहरहाल वही कह रहा हूँ कि 7 को जहन में अगर रखें तो ये काफ़ी सारा टाइम है, ठीक है। अच्छा, पहले पेपर और FAR 1 में कितना टाइम है वैसे? क्लास में है, तो बीच में एक आधी रिवीजन भी और हो सकती है, कमाल हो गया। यानी यहाँ पे इस दफ़ा पेपर में 3 रिवीजन्स के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। 2 छुट्टियाँ हैं, 2 ठीक। अच्छा, आप सुने मेरी बात, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव निकालने हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि किताब पे आंखें हों तो दिमाग भी वहीं पे हो। हमारा अक्सर दिमाग ऐसे किताब के ऊपर आंखें लगी होती हैं, दिमाग कहीं का कहीं पहुंचा होता है, सोचें कहीं की कहीं पहुंची होती हैं, तो वो फिर बैठना ही है, सिर्फ वो बैठ के खुद को थकाना है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। प्रोडक्टिव पढ़ाई का मतलब ये है कि आपकी किताबों पे आंखें भी किताबों पे हों और दिमाग भी वहीं पे हो। तो 13 से 14 घंटे अगर इस तरह के दे रहे हो तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। 3 पेपर्स तो इतने टाइम रोज़ देने से पास हो ही जाते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हो जाएंगे पास। 13 से 14 घंटे लेकिन देने हैं। बाकी जो बच जाते हैं 8 से 9 घंटे, उसमें 6-7 घंटे सो लो भाई, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है, कोई गेम कोई एक्टिविटी असर से मगरिब करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन 13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि फिर कोई और काम ना हो, उसके अंदर पढ़ाई हो, दिमाग उधर लगाओ। तो 3 पर्चे हैं तो 4 से 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। जैसे को पेपर का अगर सिलेबस थोड़ा है तो हो सकता है उसको आप 3.5 घंटे 4 घंटे दे रहे हो, किसी का सिलेबस ज़्यादा है तो उसको 5 साढ़े 5, वो आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। डेली तीनों पेपर चलाने हैं या आपने एक एक करके चलाना है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ आपको बॉटम लाइन बता दी कि आपने प्रेप लीव स्टार्ट होते ही 13 से 14 घंटे रोज़ पढ़ना है, जो भी हो। अब इसके लिए एक छोटा सा मैं छोटी छोटी टिप्स हैं असल में ना, ये अब रिवीजन आप स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि रिवीजन क्लास के लिए तो आपने आना है, लेकिन वो तो चलें ऐसे ही होगा कि बीच में 2-3 दिन के लिए निकल के आएंगे, उस पहले से रिवीजन चल रही होगी, बाद में भी चलती रहेगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ। जो रिवीजन प्लान आपका, जो आपका स्केड्यूल बनेगा, वो स्केड्यूल आपने बनाना लाजमी है, ठीक है। आप डेट वाइज स्केड्यूल बनाएंगे, आप कहेंगे जी ये टॉपिक इस चैप्टर का मैंने इस दिन करना है, ये इस दिन, थोड़ी सी रियलिस्टिक प्लानिंग करनी है। जैसे आइए 16 एक दिन में कर लूँगा, ये ज़रा मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने रियलिस्टिक सा एक प्लानर बनाना है, और उस प्लानर को टिक हो कर रहे हो अगर, तो समझो पासिंग की तरफ जा रहे हो। अब इसके अंदर भी एक छोटी सी टिप है आपके लिए। आप प्लानर बनाओ, मिसाल के तौर पे आज 2 तारीख है, ठीक है, तो आप प्लानर बनाओ 3 तारीख से। कब से बनाया? 3 तारीख से। और पढ़ाई उस पर आज ही शुरू कर दी 3 वाले पे, ठीक है। आज आपने 2 तारीख को बैठ के 3 वाला भी पढ़ लिया किसी न किसी हद तक, फिर 3 वाला कम हुआ पड़ा था, वो पढ़ा गया। क्योंकि पहले 2 से 3 दिन जो है ना, ये टेम्पो बनने में लगते हैं। कभी भी आपने ना हिम्मत नहीं हारनी। पहले 3-4 दिन आपको यूँ लगेगा यार क्या हो रहा है, बैठ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, स्लो लग रहा है आपको थोड़ा सा, लेकिन उससे आपने रोलिंग स्टोन कोई ना हो। घर जाना है तो जिस दिन क्लासेस ख़त्म हों उस दिन आपने बिस्तर बांधना है और घर पहुँच जाना है, ठीक है। फिर वापसी नहीं है पर्चे से पहले। और अगर यहाँ रुकना है तो फिर अब फैसला कर लिए यहाँ रुकना है, तो फिर बस कश्तियाँ जला के यहाँ पे बैठना है। ये ना हो कि 4-5 दिन 3-4 दिन देखा यार पढ़ा नहीं जा रहा, चलो घर चलते हैं, घर चले गए, वहाँ पे भी 3-4 दिन यार पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में वापस चलते हैं। तो बस ये जो काम करेगा ना तो वो फेल होगा, पक्का फेल होगा। तजर्बे की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब देखें। तो फैसला एक हो, बेहतर घर है अगर घर पे एक कमरा मिल जाए आपको, सिक्लूडेड सा, सिक्लूजन मिलती हो घर में, एक अलग कमरा मिलता हो, तो ये बस बहाने ही होते हैं, दोस्त होते हैं, ये होता है वो होता है। यार घर वालों से ज़्यादा आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, माँ बाप से ज़्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। बेहतर तो है घर हो, क्योंकि वहाँ पे रोटी कपड़े मकान का मसला नहीं होता आपका, ठीक है ना, आपकी सिर्फ पढ़ाई होती है। और अगर किसी को मसाइल हैं घर पे, वो उस तरह से नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे पढ़ना है, तो भी फैसला एक ही बार करना है। क्योंकि मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ पहले 3 से 4 दिन आपको लगने हैं टेम्पो बनने में, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि प्लानर 2 दिन बाद का बना के 2 दिन पहले उसको पर काम शुरू कर दो, ताकि पहले 3-4 दिन आपके ना टिक हो जाए। और वो एक बार हो गए उसके बाद फिर आपका टेम्पो बन जाएगा, फिर आप चलते चले जाओगे, ठीक है। कोशिश करोगे ना इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था, ट्राई किया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, लो जी मेरी गलती कर ली तुसी। 14.7 तो है ना।
ठीक है, यही कह रहे थे आप। आखिर वाली को क्या है? बाकी सब तो ठीक है आई थिंक। ठीक है, अच्छा जी सुने अब, चलें ये तो रेशो की कैलकुलेशन ही थी ना, कैलकुलेट करनी थी लिक्विडिटी रेशोज, वर्किंग कैपिटल रेशोज। लिक्विडिटी रेशो भी कैलकुलेट हो गई, वर्किंग कैपिटल रेशोज भी आपकी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब उसने साथ ही कह दिया कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स, ठीक है। क्या कहते हैं जी? अच्छा, आपने इसी तरह से आंसर पहले सॉल्यूशन ये रेशोज बना ली, कैलकुलेट कर ली, उसके बाद कमेंट क्या किया आपने? लंबे लंबे कमेंट्स जारी हो गए। हाँ हाँ, बताओ ना यार, थोड़ा सा शेयर करो, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना आना बहुत ज़रूरी है। देखें ये रेशोज हमारे सामने अगर हों, ठीक है, ये रेशोज हमारे सामने, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 2015 और 16 कंपैरिजन क्या था? 2015 और 16 का सेम कंपनी है, ठीक है। 2014, 15, 16 कैलकुलेट करंट रेशो इन्हीं की, 15 की और 16 की करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशोज, इसी कंपनी की 2 साल की रेशो निकालनी थी। 16 के लिए 15-16 एवरेज हो जाने थे, 15 के लिए 14-15 एवरेज हो जाने थे, तो एवरेज कर सकते थे हम, ठीक है जी। रेशोज़ की कैलकुलेशन तो कोई बड़ा टास्क नहीं हुआ करता, ठीक है। रेशोज़ आपने कैलकुलेट कर ली। अब 15 से 16 देखना है, 15 से 16 देखना है आपकी। 15 में करंट रेशो 3.6 थी, 16 में 3.85 हो रही है। 15 में क्विक रेशो 1.64 थी, 16 में 2.06 हो रही है। ये तो इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। अब इम्प्रूव होने का मतलब क्या है, ज़रा सोच के बताओ। नहीं, करंट रेशो के इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि करंट एसेट्स बढ़े हैं करंट लायबिलिटीज़ की निस्बत, ठीक है ना। अब अगर सिर्फ इतनी बात होती कि उसने करंट और क्विक रेशो कही होती, हम कैलकुलेट करते, हमारे सामने अगली कहानी होती ना, ठीक है, तो हम ये कहते कि कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है करंट और क्विक रेशो के अंदर 2015 से 16 तक आते हुए, ये हम कह देते, ठीक है। पर मसला ये था उसने वर्किंग कैपिटल रेशोज़ भी कैलकुलेट करवाई हुई हैं, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल रेशोज़ को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है? डेटर डेज 63 डेज से 81 डेज पर आ गए। क्या मतलब? डेटर्स, अगर डेटर्स का कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है तो मतलब डेटर्स की अमाउंट बढ़ रही है ना। देखो, डेटर्स पे करने में अगर ज़्यादा अरसा लगाने लग जाएं तो डेटर्स बढ़ने नहीं लग जाएंगे। अच्छा, अब डेटर्स क्या हैं? करंट एसेट है, तो इनके बढ़ने की वजह से करंट रेशो बढ़ी है। ये तो गड़बड़ है, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ है। डेटर्स के अंदर, डेटर डेज के अंदर इंक्रीज आना, इसकी वजह से डर पड़ जाता है इंसान को। डर क्या पड़ जाता है? हो सकता है ये, पहली बात हम ये लिखा करेंगे, मैं भी रेशो के अंदर लिखवाता हूँ दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना। पहली बात हम ये लिखा, डेटर कलेक्शन, एक साइड लिखवा दूंगा ना, दूसरी वैसे ही पता लग जाती है बंदे को, ठीक है ना। डेटर कलेक्शन पीरियड के अंदर, डेटर डेज के अंदर इंक्रीज आने का क्या आपको जो है वो सबसे पहला क्या मसला नजर आता है? आपको यूँ नजर आना चाहिए कि लगता है ये रिकवरेबिलिटी में इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डेटर की रिकवरी के अंदर, रिकवरी करने में इनको, रिकवरेबिलिटी के अंदर इनको इश्यूज आ रहे हैं, ये एफिशिएंटली डेटर्स को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह है यही होगा ना। डेटर डेज के बढ़ने का मतलब क्या है? मैं डेटर डेज को कम लाने के ऊपर अभी सजेशन नहीं दे रहा, वो मैंने कल आपको दे दिए थे। डेटर डेज को कम करने का सजेशन क्या है? आप उनको इंसेंटिव दो, डिस्काउंट दो, वो जल्दी पैसे दे जाएं, ठीक है। आप क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके चीज़ उधार पे बेचो, ऐसे लोगों को बेचो कि जो भागने वाले ना हों और जिनकी अच्छी हिस्ट्री हो कि वो लोग जल्दी पैसे दे दिया करते हैं। ये तो है उनको इम्प्रूव करने का, डेटर डेज को कम करने का की बात की थी हमने, ठीक है ना। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अगर डेटर डेज बढ़ जाएं तो हम क्या कहेंगे पर्चे के अंदर? हम ये कहेंगे कि जी लगता है उनको डिफ़िकल्टी आ रही है इन रिकवरी। साथ ही एक और बात करेंगे कि जी, और एक और मसला भी हो सकता है, अगर डेटर डेज बढ़ रहे हों तो हो सकता है कि फ्यूचर में
डाउटफुल डेट्स ये इररिकवरेबिलिटी जो है ये इस तरफ ले जाए कि डेट्स जो है वो बैड होने का भी तो खतरा है, ठीक है ना। अब ये दो बातें हमने कही। सिर्फ करंट रेशो को हमने हायर कह के ये नहीं कहना ज़बरदस्त कंपनी बेहतरीन करंट रेशो बढ़ गई है इसकी, ये तो ज़बरदस्त जा रही है। साथ ही हमें उसने वर्किंग कैपिटल रेशोज भी कैलकुलेट करने का कहा था। जो हमने देखा डेटर डेज बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जी करंट रेशो इंप्रूव तो हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम डेटर डेज बढ़ गए हैं। डेटर डेज बढ़ने का मतलब यह है कि हो सकता है इनको रिकवरेबिलिटी के अंदर मसला आ रहा है अपने डेटर से पैसे आने में, ठीक है। और ये हायर डेटर डेज जो है ये मे लीड टू इररिकवरेबिलिटी, डाउटफुल डेट्स की तरफ, ऐसी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 90 दिन से 101 दिन पे चला गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी इन्वेंट्री लेट बिक रही है। अगर लेट बिकेगी तो इन्वेंट्री पाइल अप होगी, तो ये भी एक रीज़न है करंट रेशो के बढ़ने का। अब इन्वेंट्री के पाइल अप होने के भी मसाइल हैं। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इसका मतलब हो सकता है ये ऑब्सोलीट हो जाए पड़े पड़े, हो सकता है ये स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, प्रोविजन वगैरह बनानी पड़ती है, तो ऐसी बात उनको बतानी पड़ेगी। सिर्फ करंट रेशो को हायर कह के जान नहीं चढ़ा लेनी। हम ये कहेंगे कि जी इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब कि ये इनएफिशिएंट हो गए हैं सेलिंग इन्वेंट्री में, लग रहा है, हो नहीं गए हैं। मतलब यूँ कहेंगे कि वो जो है हो सकता है ये इनके अंदर कोई इनएफिशिएंसी आ गई है। प्लस साथ ही एक रीज़न बताएंगे दूसरी बात कि जी ये इनके हाई होने से डर है कहीं ऑब्सोलीट ना हो जाए इन्वेंट्रीज, ठीक है ना। क्रेडिटर डेज ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन सेम ही रहे, इसलिए इनको बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अगर क्रेडिटर डेज बढ़ जाते तो फिर हम ये कहते कि जी फिर तो हो सकता है ऊपर रेशो भी वो ये वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं, ये देखो ना डेज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी वर्किंग कैपिटल डेज आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ये 101 दिन से 131 दिन पे पहुँच गया। थोड़ी बात नहीं है, ये गड़बड़ है। आपको अब पहले 101 दिन के लिए आपको इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए पैसे चाहिए थे, याद आ रहा है पहला सवाल मैंने बताया था। इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए अब देखो ना ये बातें ही बातें करते जाओ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम 2-4 बातें बस ज़हन में रख लेंगे, लेकिन ये पता तो होनी चाहिए ना, ठीक है। कितने बच्चों ने लिखा था सवालों को घर पे? देखो ये इंटरप्रिटेशन लिखने वाले ना हाथ, ये पास होने वाले हाथ हैं जो खड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लिखो प्लीज़ लिखो। अच्छा देखो मैंने आपको कहा था कि इन्वेंट्री ये वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या है? हमारी जेब से पैसे निकले चीज़ खरीदने के लिए, और वो चीज़ हमने खरीदी और वो चीज़ बेची और बिक के पैसे वापस आए, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है। इसका मतलब हमने वो गुड्स को फाइनेंस किया, इन्वेंट्री को फाइनेंस किया जितने दिन के लिए, वो वर्किंग कैपिटल डेज। पहले हम 101 दिन तक पैसा फंसा के रखते थे। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या है? कैश साइकिल डेज का मतलब क्या है? हमारी जेब से पैसा निकला और वापस वो पैसा हमारी जेब में आया। क्या मतलब? वो एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ली थी ना कि एक चीज़ हमने बाजार से खरीदी, उसको बेचा और उसके पैसे आए, तो इन्वेंट्री को फाइनेंस ही किया था ना। यानी पहले हम 100 दिन तक पैसे फंसाकर प्रॉफिट कमा लेते थे, अब हमें 130 दिन लग गए हैं। ज़्यादा अरसा पैसा फंसा रहे तो क्या अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सिर्फ वर्किंग ये करंट रेशो को इम्प्रूव कह देने से जान नहीं छुड़ा लेनी थी, ठीक है। आपने ये बातें भी करनी थी, ठीक है ना। हाँ क्रेडिट डेज सेम ही है, तो ये इसलिए हम इसको कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहना है? कहना तो कह दो जी, क्रेडिट डेज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अच्छा क्रेडिट डेज को भी, क्रेडिट डेज अगर बढ़ जाएं नहीं, अच्छा थोड़ी एहतियात करो ये बात करते हुए, ठीक है ना। क्रेडिट डेज अगर बढ़ जाएं तो पहले ये कहो कि जी कि क्रेडिट लिमिट को देख लें कहीं उसको तो नहीं क्रॉस कर रहे। अगर उसको क्रॉस कर गए तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। और साथ ही आप ये कह दो, अगर सजेशन देनी है कि क्रेडिट डेज को बढ़ाया कैसे जाए, तो आप कहो कि जी उनके साथ जाके नेगोशिएट करें टर्म्स ऐसी कि आपको मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड मिल रहा हो, ठीक है। तो ये तीनों ही रेशोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रा आ जाओ वर्किंग कैपिटल रेशोज़ में एक एक दो दो पॉइंट्स उनमें लिख लें। नहीं गलत नहीं कह सकते भाई एक में बात सुने। भाई साहब ने एक बात कर दी, ये कहने लगे कि जी मैंने 3:1 को कंपेयर किया आइडियल 2:1 के साथ, और मैंने कहा ये गलत है। ये गलत नहीं है। देखो आइडियल का मतलब होता है 2:1 होनी चाहिए, लेकिन किसी की 3:1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है।
आपने कैसे कह लिया वो गलत है? अम्मा आप ये कह सकते हो क्या? नहीं, आपने ये पॉइंट लिखना है तो जरूर लिखो, लेकिन आप यूं लिखो आइडियल रेशियो इज 2:1 एंड एनी एक्सेसिव रेशियो मे बी इंडिकेटिव ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री या स्लो मूविंग इन्वेंट्री। ऐसे बात करनी है तो करो। ये क्या कह दिया आपने कि जी आइडियल नहीं है तो गलत है? कैसे हो सकता है? हो सकता है इनके बिजनेस के अंदर ये आइडियल इसी के करीब हो, इनका एवरेज ऐसा ही हो। तो भाई ऐसे एहतियात करनी है, ऐसे बिल्कुल फैसले नहीं सुना दिए करने, ठीक है जी। वो हमने डेटर्स क्रेडिटर डेटर डेज क्रेडिटर डेज वाली इंटरप्रिटेशन लिखी थी ना, मैंने छुड़वाई थी, ज़रा उनमें एक दो लाइनें लिख लेते हैं ज़रा। वो तो बेस थी ना, ज़रा ये ज़रा अच्छी मज़े की रेशोज़ हैं, इनके अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिख लेने चाहिए ज़रा जी। डेटर डेज के अंदर मैंने क्या लिखवाया था? ठीक है, ये तो हो गया। आप पॉइंट नंबर 3 लिखें, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने, छोटे छोटे करके लिखने, ताकि 2-3 पॉइंट्स अगर लिखने चाहें तो आ जाएं, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह से लिखवा देता हूँ ताकि आपको बस शॉर्टकट में बात भी सामने आ जाए और फिर लिखना चाहें तो उसके ऊपर लिख सकें, ठीक है ना। आप यूँ लिखें, इंक्रीज इन डेटर डेज, इंक्रीज इन डेटर डेज may be an indicative increase in debtor days may be an indicative of inefficient recovery। डेटर डेज के अंदर इंक्रीज आ जाना ये एक निशानी है कि वो इनएफिशिएंट हो गए हैं रिकवरी में, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन डेटर डेज क्या लिखा है? मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ इनएफिशिएंट रिकवरी एंड मे लीड टू इररिकवरेबिलिटी फुल स्टॉप। बस काफ़ी है, इतनी निशानी आपको बता दी मैंने। ये हमने क्या बताया जी? अगर डेटर डेज में इंक्रीज आ जाए तो वजह क्या हो सकती है? वो इनएफिशिएंट हो गए, और दूसरा वो इस तरफ लेके जा सकता है, हम किस तरफ लेके जा सकते हैं? इररिकवरेबिलिटी की तरफ लेके जा सकती है सिचुएशन। ये बात हो गई। अब एक पॉइंट इसकी इंप्रूवमेंट के लिए भी लिख देते हैं यहीं पर ही। डेटर डेज may be improved by giving incentives, ब्रैकेट में डिस्काउंट वगैरह लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख लो। डेटर डेज कैन बी इम्प्रूव्ड by giving incentive to customers or by establishing, वही कल वाला लिख लो, और by establishing क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। अगली बात फिर अगर ज़्यादा नंबर हो तो लिख लेना ना। क्रेडिट वर्दीनेस क्या लिखवाया था कल? बस ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट लिख लो, तो उसका काम ही यही होता है ना, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, बाय एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब अगली बात, ज़्यादा नंबर हो तो लिखो ना भाई, सादा बात है। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका एस्टैब्लिश हुआ है, तो वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके डेटर्स को वो उधार पे चीज़ें बेचेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो अच्छी रेटिंग वाले लोगों को ही चीज़ें बेच रहे होंगे। अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है तो ये भी एक मैयर हो सकती है। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में डेटर के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। देखो, डेटर डेज बताते क्या हैं ये हमने बता दिया। फिर डेटर डेज अगर बढ़ गए हैं तो क्या वजह हो सकती है, और डेटर डेज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब इतनी को बातें याद रहनी है ना, 3-4 बातें काफ़ी हैं ये, ठीक है ना। ऐसे ही आओ आप इन्वेंट्री डेज की तरफ। मैंने इन्वेंट्री डेज में फ़िलहाल तक क्या लिखवाया हुआ है? इन्वेंट्री डेज आर कन्वर्टेड इनटू सेल। अच्छा जी। उसके बाद हाउ इट बेटर लिखा हुआ है, हाउ इज इट इज़ बेटर टू कंपेयर। चलें आगे लिखें, पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन इन्वेंट्री डेज may be an indicative of
स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट स्टॉक, स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट स्टॉक। ऑब्सोलीट स्टॉक, स्लो मूविंग का मतलब ये होता है ना कि आपकी इन्वेंट्री बन के बढ़ती जा रही है, आप उनको बेच नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो डेटर इन्वेंट्री डेज में इंक्रीज इंडिकेट कर सकते हैं स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट स्टॉक की तरफ, ये काफ़ी है बात। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? सेल को कैसे बढ़ाएं? हाँ, तो ऐसी कोई मैयर एक आधी लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? तो लिखें, आगे लिखें, इन्वेंट्री डेज कैन बी इम्प्रूव्ड, इन्वेंट्री डेज कैन बी इम्प्रूव्ड by improving efficiency of sales teams, by improving efficiency in sales, यूँ लिख लो, by improving efficiency in sales, for example, हाँ that is, कर लो, डिस्काउंट्स, सेल डिस्काउंट इसको कहते हैं, ठीक है ना, सेल डिस्काउंट, इंसेंटिव्स एटसेट्रा, बस काफ़ी है। सेलिंग प्राइस कम कर दें, ठीक है ना, तो सेल नंबर ऑफ यूनिट्स तो बढ़ जाते हैं ना, ठीक है। बाकी सेल्स क्या लिखा है मैंने? बाय इम्प्रूविंग इन सेल्स। अब उसके अंदर आप और भी बातें आ सकती हैं, तो नंबरों के हिसाब से आप यूँ कह सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट को हमने कोई, अगर मिसाल के तौर पे इंसेंटिव दे दिया जाए कि जी आपका जो आपकी जो रेमुनरेशन है वो प्रॉफिट्स के साथ लिंक्ड है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ कमीशन जैसे होता है, कमीशन लिंक कर देना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी बाय इम्प्रूविंग सेल्स, ठीक है ना। अच्छा, तो कम दिन, ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, और इनको इम्प्रूव करने के लिए हम एक दो स्टेप्स भी हमने लिख लिए, ठीक है जी। क्रेडिटर डेज में आए, क्रेडिटर डेज, इसके अंदर हमने लिखा था कि क्रेडिटर्स को कितने दिन में पैसे देते हैं, हाउएवर एनी डिसीजन शैल बी मेड, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख लो, अगर ये दिन बढ़ रहे हों तो क्या कहना। अच्छा, कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बात कर लोगे ना, फिर मैंने एक साइड लिखवाई है, डेटर डेज कम हो गए हैं तो दूसरी बात कर लेना ना। फिर डेटर डेज कम हो गए तो आप कहोगे कि जी ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब हम एफिशिएंट हो गए हैं कलेक्शन में, और रिस्क कम हो रहा है रिकवरेबिलिटी का, ठीक है ना। और फिर बढ़ाने के मशवरे नहीं देने उनको, डेटर डेज बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, लिखे क्रेडिट डेज के अंदर अगर बढ़ गए हैं, तो क्रेडिटर डेज बढ़ गए हैं तो वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम बहरहाल एहतियात के दर्जे में थोड़ी सी बात तो करनी है ना हमने, ठीक है। तो लिखें इंक्रीज इन क्रेडिटर डेज मे लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अब लिखवा दूँ मतलब ज़रा ज़्यादा मुश्किल जुमला हो जाएगा, बस नहीं ऐसे ही खाम खा वो दूसरी इम्पेयरमेंट की तरफ चल पड़ोगे आप। क्रेडिटर इंक्रीज इन क्रेडिटर डेज मे लीड टू बैड रेपुटेशन may lead to bad reputation if they are not in accordance with credit terms, if they are not in accordance with credit terms allowed by supplier. ठीक है जी। Increase in credit days may hamper goodwill if these are not in accordance with credit terms allowed by the supplier. ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात लिख लें, इम्प्रूव करने का तरीका क्या है। क्रेडिट डेज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय negotiating better credit terms to avail
क्रेडिटर डेज क्या लिखवाया था, क्रेडिटर डेज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय नेगोशिएटिंग बेटर क्रेडिट टर्म्स to avail maximum possible credit period, to avail maximum possible credit period. ठीक है, ठीक है। अब जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, उसके अंदर ये सारी बातें आ सकती हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या होता है, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ठीक है। अब अगर वो वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव करना है तो ये सारे स्टेप्स उसी के ही हैं। इम्प्रूव करने के लिए आपको डेटर डेज को कम से कम लाना है, इन्वेंट्री डेज को कम से कम लाना है, क्रेडिटर डेज को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तभी वो इम्प्रूव होगा ना। तो डेटर डेज को कम करने का तरीका ऊपर बता दिया, क्रेडिटर डेज को बढ़ाने का तरीका ऊपर बता दिया, इन्वेंट्री डेज को कम करने का तरीका ऊपर बता दिया। एक तो ये आप लिख लोगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है, और दूसरा इंक्रीज़ अगर आ रहा हो तो किस वजह से आया होगा, वो वजूहत भी ऊपर वाली 3 रेशो में पड़ी हैं। ये डेटर डेज बढ़ गए हैं, हो सकता है रिकवरेबिलिटी में मसला आ रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं, लगता है जी स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट हो गई है इन्वेंट्री पड़े पड़े। क्रेडिटर डेज में इजाफा हो गया है जी, लगता है कि जी वो जो ऊपर रीजन लिखे हैं, ठीक है ना। तो वो ये वर्किंग कैपिटल रेशोज़ के अंदर ये दोनों ही रेशोज़ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल रेशोज़ की हद तक मेरे ख्याल में अब हम तकरीबन सेफ हैं, ठीक है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और एसेट टर्नओवर, इसके अंदर मैंने आपको वो एसेट्स वाला पॉइंट भी बता दिया था। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल रेशोज़ में को आपने करंट रेशोज़ के साथ क्रॉस कमेंट कर लिया करना है, क्योंकि आपके सामने ही है, ये दोनों इंटरलिंक्ड ही तो हैं। करंट एसेट्स, करंट रेशो का बढ़ना करंट एसेट्स के बढ़ने की वजह से होता है, और साथ ही अगर वो वर्किंग कैपिटल रेशो की बात कर रहा हो तो वो तो लाजमी कर दो फिर, ठीक है। और अगर ना भी कर रहा हो तो मे के साथ एक जुमला लिख देना, करंट रेशो में इंप्रूवमेंट आ भी जाए तो साथ ही लिख दो कि हाउएवर this may be due to a reason that debtors or inventory have increased considerably, ठीक है, which may lead to irrecoverability of debt or slow moving। वैसे एक पॉइंट लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्रॉस कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल में वर्किंग कैपिटल की हद तक ये काफ़ी है। लिक्विडिटी रेशोज़ के अंदर भी मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स सिर्फ यही थे। ज़रा देख लें लिक्विडिटी रेशोज़ को भी एक नज़र ऐसे ही। तो मैंने लिखवाया था टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी कंपनी हैज़ हाउ मच करंट एसेट्स अवेलेबल, ऐसे ही है, ठीक है। अब फिर साथ हमें ये भी लिख दिया था कि आइडियल इज़ 2:1, और ज़्यादा हो तो मतलब सरप्लस कैश या इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है ना। अब अगर वो इसी को कुछ इस तरह से कह दे कि जी उन्होंने उनकी करंट रेशो जो है वो करंट रेशो जो है वो कम हो गई है, आप बताएं जी वो क्या स्टेप्स लें कि उनकी करंट रेशो इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें करंट एसेट्स के बढ़ाने के लिए फिर आपको स्टेप्स तो 1-2 लिखने पड़ जाते हैं, कहने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर वो इंडस्ट्री से कम है तो आप क्या रीज़न दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये रीज़न्स जो हैं ये डिफरेंट रीज़न्स के लिए एक सफ़ा बहरहाल मैंने बनाया भी हुआ है, लेकिन ये मिनिमम थ्रेशोल्ड किसी हद तक काफ़ी है जिसमें आप उम्मीद है कि सेफ साइड पे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसकी तरफ आए आप, जो नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो और एक्सपेंसेस ओवर सेल रेशो। हाँ जी, सवाल बताओ यार, कौन सा सवाल। अच्छा जी, एक मिनट, एक सवाल बीच में आ गया। ये जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है, 685। अच्छा जी, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो निकालनी थी इसमें, ठीक है। और क्विक रेशो का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट्स, ठीक है जी। और डेटर्स में से माइनस क्यों नहीं करते ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यार वो एसी पिछला चल रहा है, एक बंद कर दो यार, सीधी आवाज़ आ रही है, एंड वाले को उठना चाहिए था। चलो, सर में दर्द हो गया, सीधा ही मुझे आके हिट कर रहा था। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज में से करंट एसेट्स में से, टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्री पेमेंट्स माइनस करनी है। ये वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया नहीं था, भाई ने खुद ही से किया, चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। तो करंट एसेट्स टोटल आ रहे हैं जी 800, ये करंट एसेट्स हैं, बोलो
अच्छा, इसमें से आपने माइनस कर देना है इन्वेंट्री को, ठीक है। अगली बात, कैश एंड बैंक को नहीं करना माइनस, ठीक है। डेटर्स को नहीं करना माइनस। क्वेश्चन साहब का ये है कि ये जो एडवांस है इसको माइनस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। देखें, प्री पेमेंट के तो नाम से ही पता होता है कि ये एक्सपेंस हमने प्री पे किया हुआ है, फ्यूचर में इससे कैश नहीं आना, बल्कि हमने सर्विसेज ही रिसीव करनी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन एडवांस के लफ्ज़ से ये कतई नहीं क्लियर हो रहा कि हमने जो ये एडवांस दिया हुआ है इसके अगेंस्ट वापस सिर्फ सर्विसेज ही आएंगी। नॉर्मल तो यही होता है, लेकिन मैं वैसे मिसाल के तौर पे भाई को भी यही कहने लगा था। फिर मैंने कहा था ज़रा कैमरे में ही सवाल पूछ लेना, सबको ये सवाल जहन में आ सकता है, सबके सवाल करते हुए। वैसे सवाल वही करने हैं आपने जो मैंने आपको करवाए हैं, या मैं आपको रिवीजन प्लान में लिख के दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन लिख के दूंगा मैं रिवीजन प्लान में, वो एडिशनल होंगे। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि एडवांस को माइनस करें या ना करें। देखें, कुछ दिन पहले हमने इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक सवाल किया था, नाम था उसका, हाँ, ये सी व्यू वाले सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट थी, सैलरीज इंक्लूड एडवांस ऑफ ₹10। आगे उसने लिखा हुआ था कि दिस एडवांस विल बी रीपेड या रिटर्न इन फरवरी। अब एडवांस टू एम्प्लॉई था, तो खामोशी के केस में तो हम ये एज्यूम करते कि ये एडवांस के अगेंस्ट फ्यूचर में सर्विसेज आएंगी, है तो एसिड, लेकिन राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि है तो एडवांस टू एम्प्लॉई, लेकिन वो एडवांस टू रिसीव कैश इन फ्यूचर भी हो। तो सवाल चूँकि खामोश है, इसलिए हम बिल्कुल प्रिटी श्योर तो नहीं हो जाते एडवांस के केस में। तो एक अजम्पशन लेके आप इसको माइनस कर भी सकते थे, लेकिन आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि जी ये एडवांस क्या है, ये एक हमने पैसे दिए हुए हैं, फ्यूचर में हमें पैसे इसके आ सकते हैं, पैसे भी वापस आ सकते हैं। तो ये दोनों तरफ जा सकता था, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर तो यही था कि आप इसको एक छोटा सा नोट लिख कर माइनस कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप छोटा सा नोट लिखें, नोट लिख के क्या कहेंगे कि जी ये एडवांस अज्यूम किया मैंने कि ये एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज है, फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कैश नहीं आना, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया है। लेकिन इग्नोर कर दें तो भी मसला कोई नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कहाँ थे हम? मैं क्या करने लगा था जब बात और तरफ चली गई? हाँ हाँ, और रेशोज़ निकाल लें जी, जीपी रेशोज़। जी बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नेट, ज़रा एक मिनट आपको भी दिखाता चलो ना साथ साथ कि जैसे हमने जो मैं आपको इंशाल्लाह अवेलेबल करूँगा, कितने गया जड़ा अवेलेबल करना है। ज़रा पॉज कीजिएगा जी, मैं ढूंढ लूँ जी। ये रेशोज़ का पेज इंशाल्लाह मैं ये हैंड आउट आज बना लूँगा, ये मैं इंशाल्लाह अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है ना। वैसे रेशोज़ के अंदर लिखा क्या हुआ है जी, यहाँ पर मैंने सम पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट रेशोज़, ठीक है। इसके अंदर अगर हाई रेशो आए तो क्या कहना है, और अगर लो रेशो आए तो हम क्या कह रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, अगर पर्चे में कोई इक्का दुक्का याद रह जाए तो ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली साइड हाई रेशो की ज़रा ध्यान में रखना। मैं मिसाल के तौर पे ले आया आपको जीपी रेशो पर। जीपी रेशो इधर नहीं पढ़ना, मेरी तरफ देखें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में इंक्रीज आया, हायर रेशो है, हायर देन प्रीवियस ईयर, हायर देन दूसरी कंपनी, या हायर देन इंडस्ट्री। यही तीन कंपैरिजन हो सकते हैं ना, या अपने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन होगा, या दूसरी कंपनी से होगा, या इंडस्ट्री एवरेज से होगा, ठीक है। तो अगर जीपी रेशो आपकी हायर है तो क्या रीज़न हो सकती है बताओ? आपने सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल कम की वजह, फिर बताओ ना, वो ज़रा डीप डाउन। आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चले गए हो। ज़रा पढ़ के देखो क्या लिखा है जीपी रेशो में, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर हायर हो तो रीज़न क्या हो सकती है? इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, रिडक्शन इन रॉ मटेरियल परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑब्टेन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। याद है कुछ? याद है क्या? क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट
बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो जीपी बढ़ता है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक रीज़न हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ऑपोजिट था, तो एक पॉइंट इस तरह से लिख दिया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं अगर वो रीजंस मांग ले। अगर लोअर रेशियो आई है तो इसी के उलट डेलिब्रेट डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, क्या मतलब, अगर किसी की ये करंट इसकी जीपी रेशियो कम आई हो तो हम ये कह सकते हैं कि जी इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, शायद नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने के लिए, शायद इन्होंने सेलिंग प्राइस को डेलिबरेटली कम कर दिया, मार्केट शेयर ज़्यादा ले लें हम, होता है ना, कंपनी कहती है कि जी यार थोड़ा सा प्राइस को लोअर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, ठीक है ना। तो डेलिबरेट डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। ऐसे हो सकता है कि आप जिस चीज़ से बना रहे थे चीज़ें, सेलिंग प्राइस कभी कभी आपको चेंज नहीं कर सकते आप, आपके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम आप करने पड़ते हैं, आपने स्टेबल प्राइसेस रखनी होती है ना। अक्सर है थोड़ा ही है कि हर रोज़ मेरी कंपनी की प्रोडक्ट की चीज़ें बदल रही हो, प्राइस बढ़ रही हो, बंदे कहेंगे यार रहने दो इनू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ बेच रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, और वो चीज़ आप पहले ख़रीद रहे थे बनाने के लिए, रॉ मटेरियल जो खरीद रहे थे वो आपको मिसाल के तौर पे 20 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, वो 25 के हिसाब से मिल रहा है। आप बर्दाश्त कर लेते हैं उसको कभी कभी कुछ अरसे के लिए कि यार नहीं अभी यार इसको नहीं छेड़ सकते, सेलिंग प्राइस छेड़ा तो सीधी सीधी प्राइस इलास्टिसिटी तो होती है ना, डिमांड के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, तो प्राइस को मत छेड़ो। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपका जीपी स्क्वीज हो जाएगा। तो एक रीज़न हो सकती है लोअर जीपी रेशियो की, क्या, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक की, आप इधर भी कह सकते हैं। ऐसे ही नेट प्रॉफिट, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे चलो एक दो पॉइंट्स मैं लिखवा भी दूँ, अगर आपको, आप इनमें से एक या दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर अगर आप ना नेट प्रॉफिट रेशियो हायर आई है ना, और ऊपर जीपी रेशियो भी हायर है, तो एक पॉइंट तो आपका यही बन जाता है कि नेट प्रॉफिट हाई होने का मतलब है जीपी रेशियो हाई, जीपी रेशियो के हाई होने की वजह से नेट प्रॉफिट रेशियो भी हाई है। एक रीज़न तो ये हो गई। फिर अब नेट प्रॉफिट, जीपी से नीचे जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं। आपने अपने एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को अच्छा मैनेज किया है, टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे कि जी ये एक वजह है नेट प्रॉफिट रेशो। इवन के जीपी से ज़्यादा बढ़ जाना परसेंटेज का नेट प्रॉफिट का, इसकी रीज़न भी एक यही होती है कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली जो वो मैनेज किया, टाइट कंट्रोल रखा हुआ है आपने अपने खर्चों के ऊपर, ठीक है। और एक रीज़न ये भी हो सकती है, आप बैलेंस शीट पढ़ी हो तो लोन्स को देख के आप कह सकते हो जी, एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इनके पास लोन्स कम हैं तो इंटरेस्ट कम है, या लोन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है। ज़रा पढ़ के देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो तो नेट प्रॉफिट रेशो हायर होती है। इंक्रीज इन अदर इनकम, लो फाइनेंस कॉस्ट, हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मुश्किल बातें नहीं है, आसान आसान बातें हैं। डेटर डेज में इंक्रीज आया, ओह ये ज़रा गलती है, शुक्र है नज़र आ गई, सही कर लें, ये हायर रेशो है ना, अच्छा हाई नहीं, सही 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 सही। अगर डेटर डेज हायर हैं तो क्या वजह है जी, इनएफिशिएंट कलेक्शन है, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड्स गिवन, आपने टाइम दिया ही बड़ा हुआ है, थोड़ा कम करें, सब ज़्यादा टाइम देंगे तो डेटर डेज ज़्यादा ही आएंगे, ये एक रीज़न है ना, पॉसिबल रीजंस, ठीक है। फिर लेस डिस्काउंट्स ऑफर्ड, दूसरी तरफ आओ उसी के उलट पड़ी हुई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको दो दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी है, इनको रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, दो दफ़ा पढ़ लोगे दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके लिए बनाए हुए, ठीक है। क्रेडिटर डेज में अगर हायर क्रेडिट डेज हैं तो क्या मतलब है, लेट पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को। अब लेस क्रेडिट वर्दीनेस भी हो सकती है, लेस डिस्काउंट अवेल भी हो सकता है। लेस क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है भाई, क्रेडिटर डेज हायर हैं, क्रेडिटर डेज हायर हैं कि लोअर हैं, आप ज़्यादा लेट पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब। अब लेस क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है, फिर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। ये तो फिर मेरे ख्याल में मैंने उलट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, किधर गया ये, क्रेडिट वर्दीनेस उस तरफ होनी चाहिए थी, हायर डेज क्रेडिट, ये उलट है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे शक पड़ रहा है, सही है जी, चलें साथ साथ करेक्शन भी हो जाएगी। अच्छा जी, उधर लिखना भी तो है, तो वहाँ पे लिखेगा कौन फिर, यहाँ से कट करते हैं ना भाई, कहेंगे सर LESS ही लिखना सी, वैसे एडी गल तो कोई नहीं सी। क्रेडिट वर्दीनेस होगी तो हायर टाइम मिलेगा, ऐसे ही है ना। और भाई क्रेडिट वर्दीनेस होगी तो
ज़्यादा लोग अलाउ करेंगे ना टाइम, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो लेस क्रेडिट वर्दीनेस होगी तो क्रेडिटर डेज कम होंगे, मतलब लोग हमें उधार नहीं देंगे। ठीक है, सही हो गया, ओके हो गया। चले, अच्छा जी, क्रेडिटर डेज हायर होने का मतलब क्या होता है? हम डिस्काउंट अवेल करके जल्दी पेमेंट नहीं करते। देखो ना, जैसे हमने डिस्काउंट अलाउ किया था तो डेटर से पैसे जल्दी आए थे, तो हम क्रेडिटर हों तो कोई हमें डिस्काउंट अलाउ करेगा, हम जाके पैसे जब दे देंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती थी ना। उन्होंने ऑफर लगाने का, आ जाओ भाई अभी दे जाओगे तो 100 की बजाय 95 दे जाओ। हमने कहा नहीं है, नहीं है ही नहीं, हमारे पास नहीं आते, हम अपना मैक्सिमम पीरियड अवेल करेंगे। हमने ये इस्तेमाल 95 करके ना हमने और बहुत कुछ कर लेना है, नहीं वापस करते, नहीं करते अवेल डिस्काउंट, हम हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट कम अवेल करते हैं तो इसका मतलब है आपकी क्रेडिट डेज की रेशियो हाई है। ऐसे आसान पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, ये कहाँ शुरू कर दिया था हमने वैसे, चलो ये सारे पढ़ ही लेना एक दफ़ा, जीपी से पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री डेज, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो तो हायर डेज होंगे, लोअर सेल्स हो तब भी हायर डेज होंगे इन्वेंट्री के, सेल कम तो इन्वेंट्री डेज ज़्यादा। ठीक है, फिर हायर के लिए, लोअर के लिए यही बात उलट हो गई। वर्किंग कैपिटल साइकिल हायर हो तो मतलब लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर है, या पुअर इन्वेंट्री, लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर डेज नहीं, टर्नओवर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर कम दफा है साल में, कम टाइम्स है, तो इसका मतलब वर्किंग डेज ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल डेज ज्यादा है। ठीक है, फिर हायर क्रेडिटर डेज टू डेटर, पुअर कंट्रोल ओवर डेटर्स भी कह सकते हैं, फेलियर टू ऑब्टेन एक्सटेंडेड क्रेडिट लिमिट्स या टाइमली पेमेंट टू सप्लायर्स, ये सारी रीजंस क्या हो सकती हैं वर्किंग कैपिटल डेज के हायर होने की। ठीक है, करंट रेशियो में larger inventories which may be indicative of slow moving or obsolete stock, increase in credit period of debtors which may be indicative of difficulty in recovery and bad or doubtful debts, less credit purchases or reduction in credit period allowed by the creditors। ये reasons हैं किसकी, करंट रेशियो के हायर आने की। और लोअर आने की चीज़ें जो है इसी के उलट है। अच्छा, लोअर आने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने पास पेपर से कुछ अपने पॉइंट्स ये इकट्ठे करके ना यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसलिए इनको ज़रा 2-3 बार पढ़ लेंगे तो पास पेपर पे किसी सवाल के अंदर कोई मसला आएगा नहीं इंशाल्लाह, फिर आप कर लिया करेंगे उसको। ठीक है ना, इधर देखें, करंट रेशो के लोअर आने का मतलब क्या है, आपके करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, यही होता है ना मतलब। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन टू फंड ऑपरेशन। रनिंग फाइनेंस क्या है, करंट लायबिलिटी है। आपको करंट लायबिलिटी, रनिंग फाइनेंस अवेलेबल थी, आपने ऑब्टेन कर ली, करंट लायबिलिटी अब बढ़ गई है आपकी, तो करंट रेशियो कम है, दिस इज अ रीज़न, दिस मे बी अ रीज़न। फिर लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट माइट हैव बिकम ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। था लॉन्ग टर्म लोन, उसकी एक किस्तें जो पे होनी थी, मिसाल के तौर पे पहले ग्रेस पीरियड होता है ना, मिसाल के तौर पर 5 साल, तो उन्होंने कहा था कोई किस्त लेना 5वें साल से फिर किस्तें शुरू कर देना। तो हो सकता है हम 4 साल गुजार चुके हों और 5वें साल के स्टार्ट में खड़े हों, यानी कि चौथे साल के एंड पे हैं, तो अगले साल में कुछ करंट पोर्शन आ जाएगा। और बोलो, जो करंट मेच्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म लोन की, करंट लायबिलिटीज़ में आती है ना। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन है, उसकी कोई रीपेमेंट ड्यू होगी अगले 12 महीनों में, तो वो करंट पोर्शन आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी से उठ के करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ बढ़ने से करंट रेशियो तो कम ही होना होता है। ठीक है, फिर ये 2 अच्छे पॉइंट्स थे। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इन्वेंट्री कम हो गई है। अच्छा, अब इन्वेंट्री कम होना भी करंट रेशियो के कम होने की का एक वो बन सकता है ना मुझे, लेकिन आप बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आपकी इन्वेंट्री कम है, मतलब आप वो जैसे कहते हैं ना जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि आप पूरी इन्वेंट्री बना रहे हो, आप जितनी बनाते हो उतनी बेच लेते हो, आप कमरे नहीं भरे हुए आपने इन्वेंट्रीज को। भाई इन्वेंट्रीज बहुत हायर पड़ा हो ना, कोई अच्छी बात नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो ना, इतना पैसा आपने उठा के फंसा दिया इन्वेंट्री में, अब वो बिक अलग नहीं रही है, खराब अलग हो रही है, होल्डिंग कॉस्ट अलग पड़ रही है, तो ये कोई मतलब अच्छे मैनेजर का काम है कि वो इन्वेंट्रीज के अंबार लगा ले। बेटर मैनेजमेंट क्या है कि आपको जो ऑर्डर आता है आप उसके लिए तैयार हैं, आपको पता है, आप उसको मैनेज करते हैं। ठीक है ना, इन्वेंट्री इतनी होती है आपको कि आपको कस्टमर वापस नहीं जाता, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि आपको जो है वो दुकान में, दुकानदार ने कभी दुकान ऐसे भर नहीं दी कि वो बाहर शटर के बाहर ही बैठा हो। ठीक है ना, लेकिन वो इतनी इन्वेंट्री ज़रूर रखता है कि कोई ग्राहक वापस न जाए। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री हो तो भी करंट रेशो लोअर होती है। फिर रिडक्शन इन क्रेडिट पीरियड डेटर, वही बातें, ठीक है ना, वो उस तरफ से भी आ रही हैं। तो ये 2 पॉइंट्स ज़रा अहम थे। क्विक रेशो, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन
लॉन्गर डेटर्स क्रेडिट पीरियड हो तो क्विक रेशो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डेटर ने ज़्यादा टाइम दे दिया, डेटर बढ़ गए, करंट रेशो क्विक रेशो बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आसान बातें हैं, ठीक है। अगर क्विक रेशो कम है तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में पड़े हुए हैं, क्या मतलब, मैंने सादा सी बात बताई थी, बिजली का बिल 1 रुपया पे करने के लिए आपके पास कैश में 1 रुपया नहीं है, प्लॉट बेचने की तरफ जाना पड़ेगा, इसी को तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी कहते हैं। आपके पैसे पूरे ही नहीं हो रहे, क्विक रेशो का लोअर आना, ठीक है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की एक निशानी है, ठीक है। अच्छा, गियरिंग रेशो हायर है अगर, तो कहता है जी हायर डेट देन इक्विटी, ये एक रीज़न है, और वाकई ये रीज़न है, लिखी हुई है पास पेपर्स के अंदर। गियरिंग रेशो के हायर होने की वजह क्या है भाई, डेट ज़्यादा है इक्विटी से, दिस इज द रीज़न, ठीक है। फिर ऑब्टेन ड्यूरिंग द पीरियड बढ़ गया है शायद। डिक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी ड्यू टू बायबैक ऑफ शेयर्स, रिवीजन क्लास में ये बायबैक, रिवीजन क्लास सुनो ना, फिर बायबैक ऑफ शेयर्स तो आपको पढ़ाया ही नहीं हुआ। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, SOCIE, स्टेटमेंट इन इक्विटी के टॉपिक में याद है रिडेम्पशन, देखो मुझे याद आ गया ये देखकर। तो इस तरह मैंने तो हर चीज़ को देखना है, जो रहती होंगी चीज़ें वो करनी है। तो फिर वो रिवीजन क्लास तो ना हुई, रिवीजन तो सिर्फ इसलिए है कि 2-3 दिन के अंदर सारे टॉपिक्स चल रहे होंगे, किसी एक टॉपिक के बारे में तो नहीं कह सकते कि ये उसकी क्लास है। देख लो रिडेम्पशन सामने आ गया, बाय बैक ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा हुआ है कोई, आपके सिलेबस में है, ठीक है। कल की क्लास शायद हम रख भी लें अभी, क्योंकि मेरे जहन में सुन लो ये आ रहा है कि थ्योरी वाला चैप्टर जो है वो करके थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करके कल ऑफ एक दिन और कर लेते हैं, 100 भी पूरा हो जाएगा, सेंचुरी भी हो जाएगी हमारी, नॉट आउट, ठीक है ना। अब मेरे जहन में एकदम से आ गया कि थ्योरी वाला पोर्शन बहरहाल वो रिवीजन के अंदर मैंने नहीं करवाना, क्योंकि वो दूसरी क्लास की भी नॉर्मल क्लास के अंदर ही होना है, ठीक है ना। तो जिस दिन रिवीजन शुरू होनी है वो फिर उसके अलावा की होगी ना, ठीक है। तो इसलिए माजरत मैं अपने बयान ही खाओ, ठीक है। अच्छा सुनो, ठीक है, कल की क्लास एक रख लेंगे, उसमें बस थ्योरी वगैरह करके, ठीक है ना, और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी और करनी है ना, ये आज बहुत सारी चीज़ें आज मिली हैं हमें। अच्छा सुन लो ना, डिक्रीज इन इक्विटी क्यों हो सकता है, कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद ले तो इक्विटी कम हो जाती है, दिस इज अ रीज़न। अगर आपकी हायर रेशो आ रही है तो उसका वजह क्या है, एक वजह हो सकती है डेट बढ़ गया, दूसरी वजह इक्विटी कम हो गई है। डेट बढ़ता है ज़्यादा नया डेट लेने की वजह से, और इक्विटी कम हो सकती है बायबैक की वजह से, तो ये रीज़न लिखी हुई है, रीज़न लिखी जा सकती है, ठीक है। फिर डिक्रीज इन इक्विटी विच मे बी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड बांटने से भी तो इक्विटी कम हो जाती है, हमने इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लिया होता, ठीक है ना। डेट इक्विटी रेशो में इक्विटी आती है, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है, बल्कि मैंने तो कहा था इररिडीमेबल शेयर कैपिटल भी इक्विटी में आता है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड की, कैश डिविडेंड की पेमेंट से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, कम, तो डिविडेंड की पेमेंट से रिटेन्ड अर्निंग्स कम, तो मतलब इक्विटी कम, तो इस कुड बी अ रीज़न। अगर आपकी ये इसलिए है, इस तरह से है, एक तो यह है ना कि आपकी रेशो लोअर है इंडस्ट्री के या दूसरी कंपनी के मुकाबले में, वहाँ पे भी ये लिख सकते हैं। ज़्यादा काम तो ये वहाँ पर देगी, जैसे मिसाल के तौर पर पिछले साल की रेशो आपने निकाली, इस साल की निकाली, तो आपकी रेशो कम हो गई, तो आप इनमें से कोई रीज़न लिख सकते हैं। दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते, बस इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हो, सॉरी ये इसी के उलट है, यानी कि अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो लोअर है तो वजह क्या हो सकती है, आपके ऊपर कोई एतबार ही नहीं कर रहा कि आपको लोन दे, दिस कुड बी अ रीज़न। आपका डेट देखो, लोग बड़े खुश होते हैं, कंपनियां बड़ी खुश होती हैं, उनके जो डायरेक्टर्स बड़े खुश होते हैं कि अपना पैसा ना लाओ, बैंक का पैसा ला के बिजनेस चलाई जाओ। लोग तो खुश होते हैं ना भाई, अपना पैसा लगाने में रिस्क है ना, बैंक का पैसा लगाओ यार, दिए जाओ, इंटरेस्ट बंद हो गए तो हमने कौन सा जेब से देना है, कंपनी के शेयर कैपिटल में से ही देना है, बात समझ रहे हो। तो खुश तो लोग होते हैं डेट लेने में, लेकिन अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो कम है तो इसका मतलब आप पे बैंक वाले एतबार नहीं कर रहे को खास, ठीक है। तो लोअर डेट इक्विटी रेशो होने की वजह क्या हो सकती है, लोअर डेट्स देन इक्विटी, ये तो है ही। फिर आगे डिफ़िकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, अगर लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं रेज कर पा रहे आप तो कम हो सकती है रेशो, ठीक है। नेक्स्ट, डेट रीपेड ड्यूरिंग द पीरियड, हाँ इस दफ़ा आपने लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर दिया तो आपके डेट कम हो गए, तो आपकी रेशो कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि डेट इक्विटी रेशो है तो डेट कम हो गया। नेक्स्ट है जी, इंक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी ड्यू टू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, नए शेयर इशू कर दें तो कैपिटल इक्विटी बढ़ गई, इस वजह से भी तो आपकी
डेट इक्विटी रेशियो कम हो सकती है। तो रीजंस हैं, बड़े मज़े की सुकून से यहाँ से देख लेंगे, 2-4 दफ़ा बातें जहन में रह जाती हैं, 2-4 दफ़ा देख लिया इनफ है, रट्टे रुट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट कवर रेशियो आपको पढ़ाई थी। हायर इंटरेस्ट कवर रेशियो की रीज़न क्या हो सकती है? हायर प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट पेएबल था ना, तो जितना पीबीआईटी ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट कवर ज़्यादा होगा। हायर रेशियो की रीज़न क्या हो सकती है? हायर प्रॉफिटेबिलिटी। लेस यूज़ ऑफ डेट्स का मतलब इंटरेस्ट कम है तो इंटरेस्ट पेएबल भी कम है। तो प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ा, उधर से लोन कम है तो इंटरेस्ट पेएबल कम है, तो तब भी आपकी रेशो कम हो गई, ये बढ़ जाएगी इंटरेस्ट कवर रेशो में। और भाई जाग रहे हो? कल की क्लास का सुन के क्यों यार तुम लोग, क्या हो गया है? नहीं, कल के बाद फिर हफ्ता इंशाल्लाह पूरा हफ्ता दूंगा आपको रिवीजन करने का, ठीक है, खुद भी लूँगा। अच्छा सुनो यार, वो मेरे ख्याल में ना ये जो अभी चीज़ मैं कहा था ना कि वो कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट तो फिर ना हुई। हमारा एक चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ना, है उस पर एक लेक्चर ही लगता, लेकिन वो लगाना तो है। कैपिटल मेंटेनेंस और इस तरह का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बाकी थ्योरी वही है जो इंट्रो के अंदर पढ़ी हुई है आपने, वो कोई मसला नहीं है। वो ज़्यादा मसला होगा उनको शायद जिन्होंने अभी इंट्रो पढ़ी नहीं हुई है, उनको शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। आपको मसला नहीं है, लेकिन फिर भी 1-1.5 लेक्चर तो एक जितना टाइम दिया हुआ है ना आपको रोज़ाना, इतना टाइम लगेगा बस, ठीक है। ओके, तो कल क्लास इंशाल्लाह होगी। फ़ोन करके मना कर देता हूँ। अच्छा, लेस यूज़ ऑफ डेट्स, एबिलिटी टू टेक फर्दर डेट्स, ठीक है। एबिलिटी टू टेक फर्दर डेट्स ये क्या है? ये एक रीज़न है इंटरेस्ट कवर की, बिल्कुल एक रीज़न है। हायर इंटरेस्ट कवर हो तो आप कह सकते हैं कि जी वो बैंक देखेगा तो कहेगा ठीक है यार, ये तो इंटरेस्ट देने के काबिल हैं, इनको मज़ीद डेट्स दे दो, ठीक है जी। ये कुछ रेशो देखी मैंने, जीपी से शुरू किया था क्योंकि असल में सामने जीपी आ गया था, तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। अगर उसके बाद ये वाली रेशोज देखें, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ही चल रही हैं। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, तो हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी में हायर प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी टू बाय बैक, डिक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स। वही वाली बातें दोबारा जो डेट इक्विटी में यूज़ हुई थी वो यहाँ भी यूज़ हो रही हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी हो सकती हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट है, एसेट टर्नओवर है, सारी सादा बातें हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अवेलेबल कर दूंगा। फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग ये करें आप कि इनकी पिक्चर, जी वो मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है। ज़रा पहले तस्वीरें बना लो, ये नज़र आ रहा है ना सबको? एक मिनट भाई, 1 मिनट, तो वो मेरी लिस्ट में है, ठीक है, पूछना जी बेटा। क्रेडिटर डेज ज़्यादा हैं, उसकी एक वजह हो सकती है कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, नॉर्मली इतना नहीं मिल रहा होता जैसे लोगों को, ये वजह बताई वहाँ पर। क्रेडिटर डेज ज़्यादा हो गए हैं, अगर इसको इस तरह से बोलना है ना आपने, तो आप यूँ कहेंगे कि अगर ये क्रेडिटर डेज क्रेडिट लिमिट, अलाउड क्रेडिट लिमिट के अंदर नहीं है तो फिर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने हायर क्रेडिटर डेज की एक रीज़न क्या बताई आपको कि क्रेडिट वर्दीनेस आपकी अच्छी है तो आपको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिला है। आप दूसरी बात भी कर सकते हैं उसके साथ ही, वो ये कर सकते हैं, हाँ अगर ये क्रेडिटर डेज विद इन क्रेडिट टर्म्स नहीं हैं तो फिर हो सकता है हमारी क्रेडिट वर्दीनेस उल्टा ख़राब हो रही है, ठीक है ना। तो बाहर समंदर बाहर समुंदर, मैंने कहा था ये लो गियरिंग रेशियो जो होगी वो तो हमें डेट लेने में आसान करेगा क्योंकि हम अपने पे भी ला जाते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा, आप देखिए खोलें, आपने 1 मिनट वहाँ पे पहुँचते हैं, तस्वीर बना लीजिए, क्योंकि पता नहीं 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए तो फिर आपने रोला डाला होना है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा ये पिक्चर्स भी बना लें इनको देखने के लिए। नज़र आ रही है ना? और जूम कर दूँ मैं? नहीं, मैं भी और जूम कर दूँ कहते हैं तो। ये हाई वाला पहला कॉलम चल रहा है, ठीक है ना। ठहरो 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 ठहरो, अब बनाओ।
सही है जी, हो गया। वैसे फिक्स है। IS-16 में भी जो चीज़ें दो चार देखी थी वो भी नहीं शुरू हुई। सर ये देखिए आप लोअर हाँ। डेट्स देन इक्विटी डिफिकल्टी रेजिंग कैसे? रीज़न बता रहे हैं, डेट इक्विटी रेशो लोअर है, क्यों? हो सकता है नए लोन ना मिल रहे हों, एक रीज़न तो हो सकती है ना भाई। लोअर डेट इक्विटी रेशो क्यों है जी? किसी ने पूछा क्यों है जी लोअर डेट इक्विटी रेशो, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? आसान है डेट लेना इसलिए लोअर है? भाई ये कहो कि हो सकता है इनको नए लोन लेने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, इस वजह से इनकी डेट इक्विटी रेशो लोअर पड़ी है, अभी इनको नए डेट मिल न रहे हों, रीज़न है एक। ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, अब वो अभी थोड़ी पहले क्या बात कर रहे थे? हाँ, प्राइस परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। यार इधर ही जाकर कर देते हैं जहाँ पे किया था पहले काम, उसी सवाल के हिसाब से ही कर लेते हैं। बल्कि कल का दिन तो मिलते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो इस तरह की हैं जैसे पर्पस रेलेवेंस है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह परसों से मैं आपको ऑफ करूँगा, ओके, और फिर एक वीक बाद मिलेंगे, ओके ना। कल की क्लास होगी इंशाल्लाह, लेक्चर 100 होगा। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, उसी से ही फिर बना लेते हैं, क्योंकि ये तो दो कंपनीज है ना, मैं तो एक कंपनी के ही 2 साल के ऊपर आपको बताना है ये, ठीक है। हेडिंग है जी परसेंटेज ग्रोथ इन, वैसे आपने यहाँ पे जगह छोड़ी थी EPS के लिए, है ना? चलो कोई बात नहीं भाई। और ये बहुत आसान है यार, छोटी सी एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो। अच्छा जी, तो देखें आप, इंक्रीज इन सेल कितना है? 50 का, बोलो। 50 रुपये बढ़े हैं, डिवाइड किससे करें? 550, 500 से, दोनों से। देखें सादा सी बात है, आप जिगर आप कितने साल के हो गए हो? अच्छा, आप पिछले साल कितने साल के हो गए थे? 20 साल के। आपकी उम्र पिछले साल से इस साल 1 साल बढ़ी है, या इस साल से पिछले साल की तरफ 1 साल बढ़ी है? यानी हम जब इंक्रीज ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो बेस ईयर तो प्रीवियस ईयर ही होना है ना। हम क्या कहेंगे? 50 रुपये की सेल बढ़ी है पिछले साल की निस्बत, कि ये कहेंगे कि 50 रुपये की सेल बढ़ी है इस साल की निस्बत? नॉर्मल सी बात है ना। तो बस इतनी सी बात इस रेशो के अंदर याद रखनी है आपने। अगर कभी आप परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स निकालें, 2 साल कंपनी के गिवन है, आपने कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर और अपने साल का, तो आप क्या कर रहे हो जी? आप कह रहे हो जी कि ये पिछले साल की निस्बत 50 रुपये हमारी सेल बढ़ी है, तो 50 डिवाइडेड बाय 500 करना, ठीक है, इंटू 100 कितना जी? 10% इंक्रीज इन ग्रोथ आया, ठीक है भाई। तो बल्कि ये ना यहाँ पे लिखने की बजाय ना ये रेशो, ये छोटी सी एग्जांपल अलग ही रख लो, ये यहीं पे ले आओ, ठीक है। ये क्या है जी? परसेंटेज ग्रोथ इन सेल। बल्कि
ठीक है ना, उसको उधर लिस्ट में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको इधर ले आते हैं। चलें, अच्छा जी, अब टाइम तो हो गया ख़त्म। अब आप ना बाकी सवाल होमवर्क में लें, इंशाल्लाह कल उनको भी देख लेंगे, ठीक है। और कल थ्योरी करके इंशाल्लाह फिर कल ख़त्म करेंगे क्लास को। अभी एक दिन और आ जाए, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी आप लोग जाए। खैर इतना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल दिल नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भाई आप चुप कर जाओ। हाँ जी, 2 हो गया क्लियर। 2 तो अब अच्छा खासा क्लियर हो गया। 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज आपने 4 को ट्राई करना है। बड़े मज़े का ये भी सवाल होगा, इसका बी पार्ट भी है, ठीक है जी। एनालाइज करने का बोला है। फिर 5 है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इस 6 वाले को अब आप देखेंगे आफ्टर वो वाली पिक्चर जो आपको दिखाई हैं इंक्रीज डिक्रीज वाली, होपफुली उसने एक रीज़न मांगी हुई है, आप 2 रीज़न बता सकेंगे, ठीक है ना। उसने सवाल में एक मांगी थी, सोल्यूशन के अंदर से ज़्यादा लिखी हुई हैं ताकि बच्चे ने जो भी लिखी हो वो सही हो, पर मांगी एक थी, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल चलो देख लेता हूँ। नंबर 4, पास पेपर 4 नाम क्या है? DFL है और सेकंड पार्ट है उसका, बी पार्ट भी है, ठीक है ना। तो बस पास पेपर 4 ही ठीक है। उसके बाद 5 PSL, पास पेपर 5 PSL। 6 भी लिखो अभी, क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया और किसी ने नहीं किया तो कर लेगा इस सवाल को भी। 7 8 हम डिस्कस कर चुके हैं जी। 7 8 हो गए हैं। 7 भी रहता है, ठीक है जी। 7 बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि ये तो करना है। 7 करना है और 10 आप कराइएगा। 11 तो कौन कौन से रह गए हैं जी? नहीं, कौन कौन से रह गए? सुनो, नंबर 4 पास पेपर 7, 10 कौन सा है ज़रा बताओ, ठीक है। और 11 कौन सा है? ज़रा देख लो ध्यान से। सातवां दिया मैंने, 8वां 9वां हो चुका था। 10वां भाई ये वो है लिमिटेशंस का है, ये देख लेना। बस 11वां है, 11वां। तो 10वां क्यों लिखवाया मुझे? 10वां क्यों लिखवाया भाई? नहीं होमवर्क नहीं है, आपने बस देख लेना है उसको यार, आपको लिमिटेशंस आती हैं। देखें, ये मैंने आपको नया होमवर्क नहीं दिया है, ये पुराना था, ठीक है। चौथा और 5वां छोटे छोटे सवाल हैं 2, इसलिए 7वां और 11वां बस, ठीक है। बाकी कमी बेशी इस टॉपिक में है तो वो भी मैं कल कर लूँगा बात, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ से मैंने बस कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। तो आपने 4 सवाल करने हैं होमवर्क में, ठीक है। पूरी ट्राई करनी है इंशाल्लाह। बाकी कमी बेशी इंशाल्लाह कल देख लेते हैं इसकी। कल का दिन मिल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कल ऑफ करके, ताकि थोड़ा और ज़रा ज़्यादा कंप्लीट ऑफ हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक हफ़्ता वेट करके उसके बाद फिर रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है जी। ओके, ज़िंदगी रही तो अब फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।